Hello, dear all. Nikhar here from Fatma Teachers Training College, Ranchi. Today we will discuss about the various perspective of intelligence. As you are well aware that a lot of questions in CTET are asking from this topic, so that it is requested kindly be careful and prepare yourself in this topic very well. तो बुद्धि से सीटेट में प्रतिवर्ष बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग बुद्धि के सारे एस्पेक्ट्स को एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्न आप अपना समझ पाएँ, जो भी टॉपिक, तो काइंडली कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप इसको रख सकते हैं। हम लोग वहाँ से इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। एक और रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार इस चीज़ के लिए क्वेरी करते हैं कि सर किसी दिन वीडियो नहीं डाला तो क्या उस दिन का क्लास हमारा मिस हो गया? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिस किसी भी दिन क्लास होता है, उस दिन का वीडियो एट सेम डे हम लोग अपलोड कर देते हैं। अगर किसी दिन वीडियो नहीं डाला जा रहा है तो इसका मतलब है कि आज वो क्लास नहीं हुई है। वैसे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वीक में ये 4 डेज़ हम लोगों का क्लास होता है, हम लोग इसको अपलोड कर देते हैं। और अभी तक आपने अगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में आप ऑल वीडियोज़ वाले सेक्शन को क्लिक करें, ताकि नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपको हो जाया करेगी। देखिए, जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं या किसी भी संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ निकल कर के आता है, हम लोग देखते हैं जनरली लोग ये यूज़ करते हैं कि फलाना व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान है, ठीक है? आखिर वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर हम किसी को बुद्धिमान घोषित कर देते हैं? किसी को ज़्यादा बुद्धि वाला, किसी को कम बुद्धि वाला हम लोग बताते हैं। तो कोई तो वजह होती होगी, कोई तो आधार बनता होगा, ठीक है? इसके लिए हम लोगों को बुद्धि के अर्थ को पहले समझना होगा। और मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी टॉपिक में अगर आपको उसका अर्थ समझना है, तो उसकी परिभाषाओं को देखना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ढेर सारी परिभाषाएँ हैं। जिस प्रकार से आपने शिक्षा की तमाम परिभाषाओं को देखा होगा, ठीक उसी तरह से बुद्धि की भी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा प्रचलित परिभाषाएँ हैं। ठीक है? तो इसको हम लोगों को समझते हुए चलना होगा। आज के इस सेक्शन में जनरली ये इतना बड़ा सेक्शन है, आप समझ सकते हैं कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आज बुद्धि की परिभाषाओं पर ही डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि उसके लिए भी समय थोड़ा कम पड़ जाए। तो मैंने जैसा बताया कि आम बातचीत में हम किसी को बुद्धिमान घोषित कर देते हैं, किसी को कम बुद्धि वाला घोषित कर देते हैं। लेकिन कोई एक ऐसी परिभाषा जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड हो, इसका अभाव है। ऐसी कोई परिभाषा अभी तक नहीं दी जा सकी है, जिसको माना जाए कि हाँ, ये बुद्धि की सटीक परिभाषा है। ये क्राइसिस है इस फील्ड का। तो बुद्धि की जो ढेर सारी परिभाषाएँ दी गई, उसमें एक प्रयास किया गया कि इसको कैटेगराइज़ कर दिया जाए, ठीक है? और इस काम को किया है फ्रीमैन ने। दुनिया भर की जो परिभाषाएँ थी, उसको उन्होंने कैटेगराइज़ करने का काम किया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बुद्धि की परिभाषाओं को वर्गीकृत किस विद्वान ने किया है? तो इसको फ्रीमैन ने किया है, ठीक है? जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, 1923 में बोरिंग ने इसकी एक परिभाषा दी थी और उस परिभाषा को सुन कर के ही आप समझ लेंगे कि कितना बड़ा अभाव था पहले बुद्धि के परिभाषाओं के रेफरेंस में। बोरिंग कहते हैं कि बुद्धि परीक्षण जो चीज़ मापता है, हम उसी को बुद्धि कहते हैं, ठीक है? बुद्धि परीक्षण जिस चीज़ का मेज़रमेंट करता है, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। ये तो ठीक वैसी ही परिभाषा हो गई ना कि बीपी किसको कहते हैं? तो बीपी जाँचने की जो मशीन है, वो जिस चीज़ को जाँचती है, उसी को बीपी कहते हैं।
अब मशीनों में एक समस्या आ सकती है या किसी भी टेस्ट में कि उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कितनी है, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क है, नोट ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, तो हम कैसे मान लें कि उसने जो चीज़ जाँचा है, वही बुद्धि है? या बीपी जाँचने की मशीन के नाम पर उसने जिस चीज़ को जाँचा है, उसी को हम बीपी कह दें? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके वैधता और विश्वसनीयता पर। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि इसकी परिभाषाओं को लेकर के ज़बरदस्त उठा-पटक का दौर चला है अतीत में और फ्रीमैन ने इससे सबक लेते हुए तमाम तरह की परिभाषाओं को एक जगह पर कैटेगराइज़ करने का काम किया। तो 3 कैटेगरी में उन्होंने इन परिभाषाओं को डिवाइड किया है, वर्गीकृत किया है। ठीक है? तो इसको जो क्लासिफाई किया गया उसमें पहला क्लास है, पहला वर्ग है इंटेलिजेंस एज़ एन एबिलिटी टू एडजस्ट। इंटेलिजेंस एज़ एन एबिलिटी टू एडजस्ट। समायोजन करने की योग्यता के रूप में। समायोजन करने की योग्यता के रूप में। ठीक है? तो इसमें जो भी परिभाषाएँ दी जाएँगी, हम लोग देखेंगे कि किन-किन विद्वानों की परिभाषाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है, इसमें क्लासिफ़ाई किया गया है। तो जो भी परिभाषा यहाँ पर आएगी, उसका यही मीनिंग निकलेगा कि समायोजन की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। अब समायोजन की योग्यता किसको कहते हैं हम लोग? जैसे कोई बालक, कोई मनुष्य कहीं पर जाता है, किसी नए परिवेश में जाता है, तो वहाँ पर उसे चूँकि वो नया है ना, उसको एडजस्ट करने में थोड़ी समस्या आएगी। तो वहाँ पर वो अपने अंदरूनी ताकतों के आधार पर अपनी क्षमताओं को मैनेज करने का प्रयास करेगा और वो जो नई परिस्थिति है उसमें ढलने की कोशिश करेगा। तो उसकी जो ये योग्यता है, आंतरिक योग्यता, इसको इस परिभाषा के अनुसार, इस वर्ग के अनुसार माना जाता है कि बुद्धि है। तो इसमें 2 परिभाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पहली परिभाषा है स्टर्न महोदय की, STERN, स्टर्न। स्टर्न ने कहा है कि बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों और समस्याओं के अनुसार समायोजन की सामान्य योग्यता है। बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों और समस्याओं के अनुसार समायोजन की सामान्य योग्यता है। यानी जीवन में जो भी नई परिस्थितियां आएगी, जो भी नई समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं, उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता ही बुद्धि है। ये कहना है स्टर्न का। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों को भी आपने देखा होगा, अपने सहपाठियों को आपने देखा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी-सी समस्या आती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसी भी विकट समस्या आ जाए, अपने आप को शांत और संयत रखते हैं और उसमें उसका सॉल्यूशन ढूँढने का प्रयास करते हैं। तो जो भी व्यक्ति नई समस्याओं के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, नई परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसको हम लोग बुद्धिमान मानते हैं, इस परिभाषा और इस वर्ग के अनुसार। दूसरी परिभाषा है बर्ट महोदय की, BURT, बर्ट। बर्ट कहते हैं कि बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। अगर किसी का नोट्स कहीं पर मिस हो जाए, पूरा ना हो पाए, तो डोंट वरी, इससे रिलेटेड पीडीएफ आपके ग्रुप में डाला जाएगा। ठीक है? तो ठीक है, आप अपने हिसाब से ज़रूर नोट कीजिए, लेकिन परेशान नहीं होना है, समझने पे जोर देना है।
दूसरा जो वर्ग है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया, जिन आधार पे क्लासिफाई किया गया इन चीजों को, वो है सीखने की योग्यता, यानी इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता। ठीक है, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो भी परिभाषाएं होंगी वो इस बात पे जोर देंगे कि सीखने की जो हमारी योग्यता है, हम उसी को बुद्धि कहते हैं। यानी जो ज्यादा बुद्धिमान होगा वो ज्यादा चीजों को सीखेगा, या जो काफी सारी चीजों को सीख पाता है हम उसको बुद्धिमान मानते हैं। तो इसमें पहली परिभाषा है बकिंघम महोदय की। बकिंघम बकिंघम कहते हैं, इनकी परिभाषा सबसे आसान और सबसे छोटी है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न। ठीक है, अगर आप किसी चीज को जल्दी सीख पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाते हैं, तो माना जाएगा कि आप ज्यादा बुद्धिमान हैं। अगर आप धीमी गति से सीख रहे हैं या ढेर सारी चीजों को नहीं सीख पा रहे हैं, तो माना जाएगा कि आपकी बुद्धि में थोड़ी कमी है या कम बुद्धिमान है। दूसरी परिभाषा है डियर बॉर्न महोदय की। डियर बॉर्न डियर बॉर्न कह रहे हैं कि बुद्धि सीखने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। इनकी परिभाषा का जो पहला पोर्शन है, पहला हिस्सा है, वो तो पूरी तरह बकिंघम का ही कॉपी है कि सीखने की क्षमता है। दूसरे में कह रहे हैं कि अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दिया गया है। अगर आपने किसी भी प्रकार के चीज को एक्सपीरियंस किया है, तो वो आपके अनुभव के रूप में संचित हो गया। अब उसका आप लाभ उठा रहे हैं, तो उसी को ये बुद्धि कह रहे हैं। अल्टीमेटली वही बात हुई ना, अनुभवों से व्यक्ति सीखता है। ठीक है, तो घुमा फिरा करके बात वही है कि कुछ भी चीजों को अगर आप सीख पाते हैं, सीख लेते हैं, जल्दी सीखते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं, तो माना जाता है कि आप में बुद्धि है। इसके उलट माना जाएगा कि आप बुद्धिमान नहीं है। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, तो तीसरे क्लासिफिकेशन को नाम दिया गया अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता, इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू intangible thinking, ability to intangible thinking। अमूर्त चिंतन, चिंतन वास्तव में अमूर्त ही होता है। ठीक है, आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, क्या उसका कोई आकार है? नहीं है, उसको देखा भी नहीं जा सकता। उसके प्रभावों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो चिंतन अपने आप में एक अमूर्त क्षमता ही है, अमूर्त योग्यता ही है। तो यहाँ पर जो कुछ भी परिभाषाएं दी जाएंगी, वो इसी चीज पर जोर डालेंगी कि मनुष्य जो कुछ भी सीखता है, जो उसके अमूर्त स्तर पर अपना वर्क कर रहा होता है, उसी को हम लोग बुद्धि कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया, किसी भी तरह की समस्या आ गई, तो उसके समाधान के लिए आप अपने माइंड को यूज करना प्रारंभ करते हैं, तमाम तरह से उसके सॉल्यूशन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। थिंकिंग वास्तव में ऐसा ही प्रोसेस है, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इंटेंजिबल होती है।
अमूर्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी परिभाषाएं दी जाएंगी उसका यही निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा। तो इसमें पहली परिभाषा है बिने महोदय की। ये वही बिने हैं जिन्होंने बिने साइमन मॉडल को बनाया है। हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर। तो बिने, इनके स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान रखिएगा, BINET, BINET, बिने। तो ये कह रहे हैं कि बुद्धि बोध पर तथा उचित अन्वेषणात्मक, उचित अन्वेषणात्मक, अन्वेषण का मतलब होता है छानबीन करना, खोज करना, उचित अन्वेषणात्मक ढंग या तर्क से, उचित अन्वेषणात्मक ढंग से तर्क करने, ढंग से तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय करने, उचित ढंग से निर्णय करने के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, समझ के लेवल पे हम किसी चीज के बारे में जो छानबीन करते हैं उसके लिए जो भी तर्क वगैरह प्रयोग में लाते हैं या जो भी मेथड, जो भी तरीके उसमें प्रयोग करते हैं, उसी के रूप में बुद्धि को व्यक्त किया जा सकता है। यानी समझदारी का वो स्तर जो हमें तर्क करने, उचित ढंग से निर्णय लेने, किसी चीज के बारे में छानबीन करने की योग्यता प्रदान कर रहा है, उसी को विनय बुद्धि मानते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा है टर्मैन महोदय की। टर्मैन, TERMAN। टर्मैन कहते हैं कि व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है, व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितना उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितना उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। यानी जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं, आपको उतना ही बुद्धिमान माना जाता है इस वर्ग के अनुसार। तो अब तक जो तीनों क्लासिफिकेशन को हमने देखा है, तीनों क्लास को हमने देखा, वो पर्टिकुलरली किसी एक पक्ष पर ज्यादा जोर दे रहे है ना। पहली परिभाषा में आप देख रहे हैं कि समायोजन की योग्यता पर बल दिया जा रहा है, दूसरे में सीखने की योग्यता पर बल दिया जा रहा है, तीसरे में अमूर्त चिंतन की योग्यता पर बल दिया जा रहा है। तो इससे यह पता चल रहा है कि किसी एक पक्ष को लेकर के विद्वान चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए फ्रीमैन को इस क्लासिफिकेशन को करने की आवश्यकता महसूस हुई। अब कुछ परिभाषाएं ऐसी भी दी गई हैं जो समग्रतावादी हैं या व्यापक परिभाषाएं हैं। इसमें तीन परिभाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। पहला है वैश्लर। वैश्लर ये कह रहे हैं कि बुद्धि एक सर्वांगीण क्षमता है, बुद्धि एक सर्वांगीण क्षमता है जिससे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, जिससे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है, कॉमा देकर लिखेंगे, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ
प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ठीक है, तो वेस्लर ने यहां पर कुछ नया नहीं कहा। उन्होंने ये जो तीनों वर्ग अलग अलग बटे हुए थे उनको एक साथ लाने का प्रयास किया। ठीक है, तीनों के पक्ष को इन्होंने जोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि एक सर्वांगीण क्षमता है, चलो ये उनके तरफ से उनका कंट्रीब्यूशन रहा, जिससे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। पर्पसिव वर्क, विवेकशील चिंतन करता है, यानी अमूर्त चिंतन की योग्यता। और लास्ट में कह रहे हैं वातावरण के साथ प्रभावशाली समायोजन करता है। तो सबको इन्होंने मिलाकर के एक परिभाषा बना दी, बिल्कुल भारतीय संविधान की तरह। आप जानते हैं भारतीय संविधान जब बना तो दुनिया भर की अच्छी चीजों को हमने अपनाया। ये पॉजिटिव इमिटेशन है और ये होना भी चाहिए। अब वेस्लर की परिभाषा सिर्फ आपको बता दी जाती है तो फिर आप कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे कि इनकी परिभाषा के ये तीन तत्वों का क्या महत्व है। वास्तव में काम की परिभाषा तो वेस्लर की ही है, लेकिन इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। ठीक है, दूसरी परिभाषा है रॉबिन्सन और सॉबिन्सन महोदय की। रॉबिन्सन एंड सॉबिन्सन, रॉबिन्सन सॉबिन्सन, बिल्कुल एक पिता के दो पुत्र की तरह इनका नाम है। एक का नाम रॉबिन और एक का नाम सॉबिन। ठीक है, थोड़ा इसको इस हिसाब से भी हंसी मजाक के रूप में ले सकते हैं आप, मस्ती के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप अपने दिमाग पर जोर डालते हैं ना तो इस तरह के वाक्य ही आपको वो चीज पूरा का पूरा याद दिलाते हैं। ठीक है, तो कभी भी इन चीजों को अवॉइड ना करें, अगर हो सके तो पॉजिटिवली, इसका कोई अन्यथा मीनिंग ना निकाला जाए तो उस रूप में आप इस तरह के तौर तरीकों को शामिल कर सकते हैं। अब जैसे एंथ्रोपोलॉजी में एक विद्वान है जिनका नाम था रेडफील्ड। अब उनका नाम याद करने में हमें बहुत समस्या होती थी क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन भी थे, तो एक रेडफील्ड और एक रेडक्लिफ ब्राउन। तो हम लोगों ने उसके नाम को वैसे ही याद किया था, लाल मैदान महोदय ने ये कहा है, ठीक है, और भूरे साहब ने ये कहा है। क्या होता है इससे कि एग्जाम के समय में जब भी आपसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पर इस तरह की कोडिंग आपके काम आ जाती है। इस पर करेंगे आगे हम लोग बात। तो रॉबिन्सन और सॉबिन्सन ने 1965 में इसकी परिभाषा दी है और उन्होंने कहा कि बुद्धि से हमारा तात्पर्य, बुद्धि से हमारा तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के, संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में, जो व्यक्ति में सूझ के द्वारा यानी इंसाइट के द्वारा, जो व्यक्ति में सूझ के द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, सूझ के द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, कॉमा, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से, तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को, तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखाता है। ठीक है, तो यहां पर भी कमोबेश उन्हीं सारे तत्वों को समाहित किया गया है परिभाषा में।
ये कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक व्यवहारों का संपूर्ण वर्ग, थोड़ा इन्होंने अपने परिभाषा को ब्रॉड कर दिया, यानी संज्ञानात्मक स्तर पर जो कुछ भी क्षमताएं आपके अंदर है, जो भी प्रक्रिया में शामिल चीजें हैं, उन सब का एक ऐसा वर्ग जो आपके अंदर इंसाइट को पैदा करता है, क्रिएट करता है, जिसके आधार पर आप किसी समस्या का समाधान कर लेते हैं। आप किसी चीज के बारे में अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं और साथ ही साथ नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित भी कर लेते हैं और इन सभी अनुभवों का लाभ उठाने में आप सक्षम बन जाते हैं। इसी को इन्होंने बुद्धि कहा है। तो रॉबिन्सन और सॉबिन्सन की परिभाषा जो है वो वैश्लर महोदय से थोड़ा ज्यादा रिफाइन माना जाता है। वैश्लर की परिभाषा एक्चुअली 1939 में दी गई थी और रॉबिन्सन की परिभाषा 1965 में दी गई है। तो इतने लंबे समय में जितने भी अनुसंधान हुए, उस सब का प्रभाव इस परिभाषा में देखने को आपको मिल रहा है। अब तीसरी परिभाषा हम लोग देखते हैं, एस्टोडार्ड की परिभाषा है। एस्टोडार्ड, STODDARD, एस्टोडार्ड। ये कह रहे हैं कि बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है, बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है कठिनाई, दूसरा है जटिलता, तीसरा है अमूर्तता, चौथा है मितव्ययिता, मितव्ययिता। मितव्ययिता वर्ड को समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि पहले के तीनों वर्ड तो आसान है। मितव्ययिता का मतलब होता है किसी चीज में कम खर्च करना, ठीक है, एनर्जी को कम खर्च करना, पैसे को कम खर्च करना, ठीक है। तो मितव्ययिता का मतलब होता है हिसाब से व्यय करना, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने अमूर्त चिंतन की योग्यता का बेहिसाब खर्च कर देते हैं। फिर डॉक्टर को कहते हैं हमारा माइंड ज्यादा वर्क कर रहा है, इसके लिए कोई इलाज बताइए। कभी हमने ये नहीं कहा लीवर ज्यादा वर्क कर रहा है, हार्ट बहुत अच्छे से पंप कर रहा है, इसकी समस्या कभी नहीं होती। दिमाग का काम है सोचना, वो ज्यादा सोच रहा है तो फिर उससे समस्या हो जा रही है, एक्चुअली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं हम लोग। जिस सॉफ्टवेयर को बनने में करोड़ों वर्ष लगे, मानवता का ये जो सोचने की क्षमता है ये एक सॉफ्टवेयर की तरह है और इसको निर्मित होने में अरबों साल लगे। अब ये सॉफ्टवेयर खुद हमें ऑपरेट करने लग गया है, यही समस्या है, ठीक है। तो मितव्ययिता, इसके बाद है किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता। इसके बाद सामाजिक मान, सोशल वैल्यू, मूल्य नहीं, ठीक है, मान है ये। इसके बाद मौलिकता, मौलिकता, और कुछ परिस्थितियों में, और कुछ परिस्थितियों में वैसी क्रियाओं को, वैसी क्रियाओं को जो शक्ति की एकाग्रता, जो शक्ति की एकाग्रता तथा सांवेगिक कारकों के प्रति, तथा सांवेगिक कारकों के प्रति
प्रतिरोध दिखाता है, प्रतिरोध दिखाता है, कॉमा करने की प्रेरणा देता है, करने की प्रेरणा देता है। यानी इतनी तरह की क्षमताओं को वो यहां पर शामिल कर रहे हैं बुद्धि के रूप में, बुद्धि की क्रियाओं के रूप में। और कह रहे हैं, इसमें एक टेल भी जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ परिस्थितियों में वैसी क्रियाओं को करने की जो शक्ति की एकाग्रता, यानी पूरा का पूरा पावर एक जगह पर आप कंसंट्रेट कर दें, और संवेगिक कारकों के प्रति प्रतिरोध दिखाता है। जैसे संवेग क्या करता है, आपको असामान्य कर देता है। आपने पहले ही देखा है, किसी भी प्रकार का संवेग है वो मनुष्य को सामान्य नहीं रहने देता है। तो कोई भी चीज जो आपको असामान्य बना रहा है, आप उसका जो प्रतिरोध करते हैं उस क्षमता को, और किसी जगह पर अपने पूरे के पूरे पावर को कंसंट्रेट कर देते हैं, सेंट्रलाइज कर देते हैं, उसको करने की प्रेरणा देता है, उसको भी उन्होंने बुद्धि की कैटेगरी में रखा है। तो ये सारी चीजें मिल करके बुद्धि बन रही है। अब तो लग रहा होगा कि पहले वाला ही सब ठीक था, एक एक योग्यता को लेकर के परिभाषा बता दे रहा था। बाद वाले जब आ रहे हैं तो वो और ज्यादा जटिल पे जटिल परिभाषाएं देते चले जा रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने पहले से ही देखा है, जो छोटे छोटे स्टेप्स थे, एक एक योग्यता को लेकर के लोग चल रहे थे, हम देख रहे हैं कि उसी चीज को मिला करके एक परिभाषा को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और कब किस क्षमता को बुद्धि कहा जाए, ये कहना आज भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसकी परिभाषा के लिए इतनी मगजमारी होती है विद्वानों के बीच में। ठीक है, अब इन परिभाषाओं के अलावे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ और परिभाषाओं को भी देखेंगे, जिससे हमें समझने में मदद मिलेगी। और वहां पर हम लोग देखेंगे कि इन परिभाषाओं को जो दिया गया है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका यूज क्या है। इन सभी चीजों को हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे।